हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का वीडियो लेक्चर 5 है, जिसका टॉपिक है ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड होता है, और ट्रांजिशन मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड फॉलो होता है, उसकी हम स्टडी इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स। सबसे पहले हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के द्वारा, ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा जो ऑक्साइड्स बनाए जाते हैं उनके अंदर हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उसका ट्रेंड क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात देखिए, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स coincides with the group number and it is attained in Se2O3 to Mn2O7। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि जो ऑक्साइड्स बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, उनके अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो देखी जाती है वो उनके ग्रुप नंबर के बराबर होता है, या जो ग्रुप नंबर होगा ट्रांजिशन मेटल का वही उनके अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स के अंदर देखा जाएगा, राइट। और ऐसा कहाँ अटेंड होता है, ये दिखाई देता है हमको स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक। जैसे स्कैंडियम बनाता है Sc2O3, जिसमें स्कैंडियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो स्कैंडियम का ग्रुप नंबर भी 3 है। इसी तरह से हम मैग्नीज तक देखें लास्ट, जहां मैग्नीज का जो ऑक्साइड बनता है वो है Mn2O7, जहां मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो मैग्नीज का ग्रुप भी है +7। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्साइड में दिखाई देता है वही उस ट्रांजिशन मेटल का ग्रुप नंबर होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए अब पॉइंट नंबर 2, बियॉन्ड ग्रुप 7 no higher oxide of Fe above Fe2O3 are known। बियॉन्ड ग्रुप 7 यानी मैग्नीज तक तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात हो गई। अगर उस ग्रुप के बाद चलें, मैग्नीज के बाद वाले ग्रुप की अगर बात करें, तो मैग्नीज का ग्रुप है ग्रुप 7। उस ग्रुप 7 के आगे जितने भी ग्रुप हैं उनमें Fe के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो। नो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe अबाउ Fe2O3 आर नोन, ओके। हालांकि फेरेट्स बनते हैं, ऑल्दो फेरेट्स FeO4-2, जहां Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है, दे आर फॉर्म्ड इन द अल्कलाइन मीडिया बट दे आर रेडिली डिकम्पोज टू Fe2O3 एंड O2, राइट। तो अगर हम बात करें ग्रुप 7 के आगे, तो हायर ऑक्साइड्स जो Fe के हैं वो सिर्फ Fe2O3 ही नोन है। हालांकि फेरेट्स FeO4-2 बनते हैं अल्कलाइन मीडियम में, बट वो डिकम्पोज हो जाते हैं Fe2O3 और O2 में, ठीक है। अब आगे देखिए तीसरी बात ये कहते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये मिक्स ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे Fe3O4। Fe3O4 में क्या होता है, दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है, इसलिए इसको मिक्स ऑक्साइड बोला जाता है। तो Fe3O4 में क्या है, एक आपके पास है फेरस ऑक्साइड FeO और एक आपके पास है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। FeO में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि Fe2O3 में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह से Fe3O4 दो कंपाउंड से, दो ऑक्साइड से मिलके बना है, FeO और Fe2O3, जहां Fe जो है वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसी तरह से बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, Mn3O4, ये दो ऑक्साइड से मिलके बना है, MnO एंड Mn2O3। अगेन इसमें भी यही कंडीशन है, Mn जो है MnO के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि Mn2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसी तरह बात करें CO3O4, तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो दो ऑक्साइड बना रहा है, COO एंड CO2O3। COO में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जबकि CO2O3 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ओके। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन।
ड्यू टू एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू मेटल्स which decreases steric hindrance. Less oxygen atoms are needed than fluorine for the same oxidation state, and they also form stronger bonds. That means multiple bonds are stronger than single bonds. अब समझिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं. यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हैं उसकी एबिलिटी ज़्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में. जबकि हम जानते हैं फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की. बट ऐसा नहीं होता. ऑक्सीजन की एबिलिटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने में. ऐसा क्यों होता है? तो उसके दो रीजन है. पहला क्या है, ड्यू टू एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. ऑक्सीजन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है. अब मल्टीपल बॉन्ड बनाने से दो फायदे हैं. क्या फायदे हैं? पहला क्या होगा कि जब वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन मेटल के साथ, विच डिक्रीजेज स्टेरिक हिंड्रेंस, उससे स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हो जाएगा. स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों डिक्रीज होगा? तो देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस इसलिए डिक्रीज होगा बिकॉज लेस ऑक्सीजन एटम्स आर नीडेड देन फ्लोरीन फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. उसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जितने फ्लोरीन एटम की रिक्वायर्ड थी उससे कम रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन एटम की, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है. तो जितने फ्लोरीन चाहिए थे उसके एक तरह से आधे चाहिए होंगे ऑक्सीजन, राइट. तो जितने फ्लोरीन चाहिए थे उनकी वजह से अगर लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली स्टेरिक हिंड्रेंस ऑक्सीजन की वजह से कम होगा, फ्लोरीन की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो रहा था. दूसरा, एंड ऑल्सो फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. फ्लोरीन तो क्या बना रहा था, सिंगल बॉन्ड बना रहा था, जबकि ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है. और हम अच्छे से जानते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड्स. मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. इसीलिए thus the highest manganese fluoride is MnF4 where oxidation state of Mn is +4, whereas where the oxide with highest oxidation state is Mn2O7 where the oxidation state of Mn is +7. ओके यानी हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर इसीलिए अगर ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कंपैरिजन हम कर रहे हैं इसको अगर एक एग्जांपल से जस्टिफाई करें तो हम ये कह देंगे कि जो मैग्नीज का फ्लोराइड है जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की देखने को मिलती है वो है MnF4, जहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 4. इसके आगे कोई मैग्नीज का फ्लोराइड नहीं मिलता +5 +6 +7 में. जबकि अगर ऑक्साइड की बात करें कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड कौन सा है मैग्नीज का, तो वो है Mn2O7 जहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और कंपटीशन में भी इसका जिक्र जरूर होता है कि फ्लोरीन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की एबिलिटी ज़्यादा क्यों है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए. तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है जिससे दो फायदे होंगे. पहला, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा क्योंकि कम ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट होगी, और दूसरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स जो ऑक्सीजन के द्वारा बनाए जाते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स जो कि फ्लोरीन के द्वारा बनाए जाते हैं के कंपैरिजन में मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 5. इन द कोवेलेंट ऑक्साइड Mn2O7 each Mn is tetrahedrally surrounded by oxygen atoms including a MnO-Mn bridge. जैसे कि हमने बात की कि मैग्नीज के द्वारा जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्साइड जो बनता है वो है Mn2O7. वो कैसे नेचर का है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट ऑक्साइड है ये. ठीक है. दूसरा, इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 Mn की टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं जो ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड है और वो MnO-Mn ब्रिज से जुड़ी हुई रहती हैं. तो अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ Mn2O7, तो इसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं जहाँ पे MnO-Mn ब्रिज है और Mn डबल बॉन्ड O के 6 बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, राइट. और MnO-Mn का एक आपको ब्रिज भी दिखाई देता है. और इस कंपाउंड की खास बात क्या है कि यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है जो कि कितनी है +7, और ये कोवेलेंट नेचर का ऑक्साइड होता है. ठीक है, अब आगे देखिए. द टेट्राहेड्रल MO4N- आयंस आर नोन फॉर वेनेडियम 5, क्रोमियम 6, Mn5, Mn6, Mn7 एट्सेट्रा. एग्जाम्पल्स आर, तो देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा कुछ टेट्राहाइड्रल ऑक्सो एनायंस भी बनाए जाते हैं जिनके अंदर जो फेमस ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सो एनायंस मिलते हैं वो है वेनेडियम
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है और Mn +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला देखिए MnO4- हम अच्छे से जानते हैं, इसको पर मैग्नेट आयन बोलते हैं। इसमें जो Mn है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 और अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल है जहाँ पे Mn डबल बॉन्ड O के 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है और एक MnO- होता है। इसी तरह से CrO4- आयन की बात करें, क्रोमेट आयन की, तो यहाँ होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6 और अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये भी टेट्राहेड्रल है जहाँ पे Cr डबल बॉन्ड O के 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और एक और 2 जो हैं वो O- के साथ Cr जुड़ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने 3D स्ट्रक्चर बनाया है तो यहाँ पे जो O- ये है ये आगे की तरफ है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जबकि जो डैश से बनाया है ये पीछे की तरफ है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, राइट। और ये जो डबल बॉन्ड O है ये इन द प्लेन है। ओके तो टेट्राहेड्रल जब हम इसको मॉलिक्यूल को देखेंगे 3D ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो इस तरह से CrO4- आयन दिखेगा। इसी तरह से VO4-3 यहाँ जो वेनेडियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है और इसमें 3 सिंगल बॉन्ड्स VO के होते हैं और एक V जो है वो डबल बॉन्ड O बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें भी VO4-3 में भी, और इसमें भी जो 2 बॉन्ड्स हैं, एक सिंगल बॉन्ड V सिंगल बॉन्ड O और V डबल बॉन्ड O, ये इन द प्लेन है और 2 O- जो हैं उसमें से एक आगे की तरफ है और दूसरा पीछे की तरफ है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ऑक्साइड्स के अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा ऑक्सोकैटायंस भी बनाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में बात की ऑक्सो एनायंस बनते हैं, अब बात कर रहे हैं कि ऑक्सोकैटायंस भी बनते हैं। ऑक्सोकैटायन का मतलब है कि ट्रांजिशन मेटल और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज फॉर्म होगी, दैट इज नोन एज ऑक्सोकैटायन। ओके, देखिए बिसाइड्स द ऑक्साइड ऑक्सोकैटायंस स्टेबलाइज V5 एज VO2+, V4 as VO+2 and Ti4 as TiO2+. These are derived from oxohalides. ओके, तो अगर बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो उनके द्वारा ऑक्सोकैटायंस भी बनाए जाते हैं, जैसे कि VO2+ जो है वो वेनेडियम 5 से स्टेबलाइज होता है। वेनेडियम का जो 4 है ऑक्सीडेशन स्टेट वो VO2+ से स्टेबलाइज होता है और टाइटेनियम का जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो TiO+2 से स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो ऑक्सोकैटायंस बनते हैं ये ऑक्सोहैलाइड से डिराइव किए जाते हैं। ओके, अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 8 की बात करें। As usual, oxides of highest oxidation state like Mn2O7, Cr2O6 are acidic in nature, that is they have tendency to gain electrons due to high positive charge on the metal ion. Okay? अब यहाँ पे क्या बात कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होगा। तो अगर आप जो ऑक्साइड्स देखते हो ट्रांजिशन एलिमेंट का, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है जैसे कि Mn2O7, Cr2O6 एक्सेट्रा, तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं एसिडिक नेचर के? तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है क्योंकि मेटल आयन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। दूसरी तरफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर बेसिक, जिनमें मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी उनका नेचर कैसा रहेगा, वो बेसिक रहेंगे। जबकि अगर बात करें मिडिल वन की, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट लो भी नहीं है हाई भी नहीं है इंटरमीडिएट है, वहां पर क्या होगा, इंटरमीडिएट वन और द मिडिल वंस आर एम्फोटेरिक। ओके, मिडिल वन जो होंगे जिनमें ना तो बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ना हाई होगी ना लो होगी, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। जैसे कि V2O5 इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 5 हैव एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज। अगर V2O5 की बात करें तो इसमें वेनेडियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी वाली, 5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की होती है V2O5 में, बट फिर भी इसमें क्या होता है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। हालांकि उस एम्फोटेरिक में भी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो V2O5 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है, ये एक तरह से एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट देखिए। अब इन अ ट्रांजिशन सीरीज द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स for the same oxidation state increases from left to right due to the decreasing size of metal which increases positive charge density on it.
ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, स्पेशली जैसे हम 3D सीरीज की बात करते हैं, तो जो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड होगा किसी भी ट्रांजिशन मेटल का, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड होगा वो बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेटल की साइज है वो डिक्रीज हो रही है, जिस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ेगा। तो हम क्या कह देंगे, जो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल है उस पर लेफ्ट टू राइट जाने पर एक जनरल ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो साइज डिक्रीज होती है, जबकि इसका हम ओवरऑल ट्रेंड पहले पढ़ चुके हैं। तो एक जनरली बात करें कि साइज डिक्रीज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट। As usual, oxides of highest oxidation state are covalent in nature due to more polarizing power of highly positive charge cation. अगर बात करें हम जनरल की ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा, तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ट्रांजिशन मेटल की किसी ऑक्साइड में, उनका नेचर कोवेलेंट होगा। तो ऑब्वियसली जहाँ ट्रांजिशन मेटल की लो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी वो आयनिक नेचर के होंगे। अब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की जहाँ मिल रही है वो ऑक्साइड्स कोवेलेंट के क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर जो मेटल का आयन है उसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा क्यों है? तो ऑब्वियसली हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से हाई पॉजिटिव चार्ज कैटायन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ मेटल की देखने को मिल रही है, उन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज कैटायन प्रेजेंट होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज कैटायन होगा और उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, जिस वजह से उस ऑक्साइड का नेचर कोवेलेंट होगा। जस्ट इसके ऑपोजिट बात करें, जहां लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है उनका नेचर आयनिक होगा, राइट, क्योंकि वहां जो पॉजिटिव चार्ज कैटायन है उनकी पोलराइजिंग पावर लो होगी। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन हैलाइड्स। अब हम बात करें कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा हैलाइड्स बनाए जाते हैं उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड होता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हैलाइड्स के अंदर कहाँ कहाँ मिलता है उसकी बात करें तो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन टेट्राहैलाइड्स दैट इज TiX4, पेंटाफ्लोराइड्स दैट इज VF5 एंड हेक्साफ्लोराइड्स दैट इज CrF6। अगर हम बात करें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की जो कहाँ अचीव होगा, तो टाइटेनियम के अंदर होगा टेट्राहैलाइड्स में, वेनेडियम के अंदर होगा पेंटाफ्लोराइड्स में VF5 और क्रोमियम के अंदर होगा हेक्साफ्लोराइड्स में CrF6। ठीक है, अब अगर पर्टिकुलर मेटल के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या कहेंगे, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर Mn इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड्स बट MnO3F इज नोन विच इज कॉल्ड एज मैग्नीज ऑक्सीफ्लोराइड। यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अगर हम मैग्नीज के लिए बात करें तो मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, जो कि उसके सिंपल हैलाइड्स में दिखाई नहीं देती। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि MnO3F बन सकता है, जहाँ पे हम जिसको बोलेंगे मैग्नीज ऑक्सीफ्लोराइड, जहाँ पे मैग्नीशियम की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। और अभी हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि MnF4 ही बनता है, MnF7 नहीं बन सकता। MnF7 क्यों नहीं बन सकता, उसका रीज़न यहाँ पे समझाया गया है, ध्यान से देखिए रीजन क्या है। MnF7 will have too much steric effect and too much repulsion among F atoms, hence it does not exist. But O atoms forms multiple bonds and that's why the number of atoms in the molecule becomes less and it is stabilized. तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो MnF7 होगा वो जब बात करें MnF7 की तो उसमें 7 फ्लोरीन एटम्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टेरिक अफेक्ट होगा और बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा 7 फ्लोरीन एटम्स के बीच में, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि अगर हम बात करें MnO3F की तो ऑक्सीजन एटम के आ जाने से क्या होगा, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा और उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होगा और कम संख्या में ऑक्सीजन एटम की प्रेजेंस से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो MnO3F स्टेबल है जबकि MnF7 स्टेबल नहीं है। MnF7 में 7 फ्लोरीन एटम्स की वजह से ज़्यादा रिपल्शन होगा, मोर स्टेरिक रिपल्शन होगा, जिस वजह से स्टेबिलिटी बहुत कम होगी और एक तरह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी नहीं करता। जबकि MnO3F होने से क्या होगा, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा और ऑक्सीजन के द्वारा मल्टीपल बॉन्ड्स बनने की वजह से
स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा, राइट। और कम संख्या में ऑक्सीजन एटम होने से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज़ अ ट्राईहैलाइड एक्सेप्ट FeX3 एंड COX3। अगर Mn के बाद बात करें तो अगर हम फर्स्ट जो 3D ट्रांजिशन सीरीज़ है, 3D सीरीज़ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, उसमें ऐसा कोई भी मेटल नहीं है Mn के बाद जिसका ट्राईहैलाइड बनता हो एक्सेप्ट Fe और कोबाल्ट, जिनके ट्राईहैलाइड एग्जिस्ट करते हैं, राइट। जैसे जिंक हो गया, निकल हो गया, इनके ट्राईहैलाइड, कॉपर हो गया, इनके ट्राईहैलाइड एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ Fe और कोबाल्ट के एग्जिस्ट करते हैं। आगे देखिए, ऑल द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड विथ फ्लोरीन बिकॉज इट स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही मैं आपसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली हम ये मान के चलते हैं कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जितनी भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी वो फ्लोरीन के साथ पाई जाएंगी। और फ्लोरीन क्या करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों बनाता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। और कितनी होती है, 4। ओके, तो ऑल द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड विद फ्लोरीन। जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्लोरीन के साथ मिलती हैं, ठीक है। मतलब अगर हम हेलोजन से कंपेयर करें तो सब फ्लोरीन के साथ ही मिलेंगी। और अगर स्टेबिलिटी की बात आ जाए जहाँ पे, तो फ्लोरीन से भी बेटर ऑक्सीजन हो जाएगा, राइट। एंड इट स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो फ्लोरीन है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज भी करता है। क्यों, क्योंकि ये बनाता है वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों बनाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, हाई बॉन्ड एंथैल्पी इन कोवैलेंट हैलाइड्स लाइक VF5 एंड CrF6 एंड हाई लैटिस एनर्जी इन आयनिक हैलाइड्स लाइक COF3। अगर हम बात करें कोवैलेंट हैलाइड्स जैसे कि VF5 और CrF6 हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है, राइट। एंड हाई लैटिस एनर्जी इन आयनिक हैलाइड्स लाइक COF3। COF3 जैसे हैलाइड्स जो आयनिक हैलाइड्स होते हैं उनमें हाई लैटिस एंथैल्पी होती है। स्पेशली हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, फ्लोराइड्स आर अनस्टेबल विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होगी मेटल की तो तय है कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ही बनेगा। लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ फ्लोरीन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और वहाँ जो फ्लोराइड्स बनते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। एंड ड्यू टू बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दे ऑक्सीडाइज द ट्रांजिशन मेटल टू इट्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। और अपनी जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करता है, मतलब जो फ्लोरीन है वो क्या करता है, ट्रांजिशन मेटल की जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो फ्लोराइड्स बनेंगे ट्रांजिशन मेटल के वो अनस्टेबल हैं, और फ्लोरीन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट को हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब आगे देखिए, वेनेडियम हैलाइड्स आर जनरली हाइड्रोलाइज्ड टू गिव ऑक्सो हैलाइड्स दैट इज VOX3। अगर हम बात करें हैलाइड्स का, अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो क्या होता है, तो जैसे हम एग्जांपल दें वेनेडियम का, तो वेनेडियम के जो हैलाइड्स होते हैं उनका अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो जनरली हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद वो आपको ऑक्सो हैलाइड्स देते हैं VOX3 टाइप के। ओके, पॉइंट नंबर 7 जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो ट्राई हैलाइड्स बनाता है और सभी हेलोजन्स के साथ बनाता है। तो स्कैंडियम फॉर्म्स ट्राई हैलाइड विथ ऑल द 4 हेलोजन एटम्स दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। स्कैंडियम एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जो सभी हेलोजन्स के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चारों हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, कॉपर फॉर्म्स डाइहैलाइड विथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलती हैं, +1 और +2। जो +2 है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वहां पे कॉपर डाइहैलाइड बनाएगा, CuX2 बनाएगा। एंड कॉपर फॉर्म मोनोहैलाइड्स विथ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन दैट इज कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो अगर हम कॉपर की रिएक्शन करें किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ, जो कि कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो वहाँ मोनोहैलाइड्स बनते हैं। और अगर फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ करें तो क्लोरीन के साथ मोनोहैलाइड्स के साथ साथ डाइहैलाइड भी बनता है, और फ्लोराइड तो फिर डाइहैलाइड आराम से बनाता है, ठीक है। अब जो बात एग्जाम में पूछी जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पॉइंट नंबर 9। क्या है वो, ध्यान से देखिए। ऑल द डाइहैलाइड्स ऑफ कॉपर आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड बिकॉज कॉपर +2 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू आयोडीन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए इसको, ये सबसे बहुत ही खास बात है, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक है कि डायहैलाइड्स जो है वो कॉपर के मिलते हैं, लेकिन एक डायहैलाइड नहीं मिलता। कौन सा नहीं मिलता? आयोडाइड। क्यों नहीं मिलता? तो कॉपर प्लस 2 क्या करता है, जो आयोडाइड आयन होता है उसको I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। इस वजह से कॉपर प्लस 2 के साथ I का डाई आयोडाइड जैसे होगा वो नहीं मिलेगा, CuI2 नहीं मिलेगा, Cu2I2 क्यूप्रस आयोडाइड मिल जाएगा, क्यूप्रिक आयोडाइड नहीं मिलेगा। ओके, तो जरा रिएक्शन देखते हैं कैसे कॉपर प्लस 2 आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं, 2 कॉपर प्लस 2 प्लस 4I माइनस गिव्स Cu2I2 सॉलिड प्लस I2। तो क्या होगा, कॉपर प्लस 2 से क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्यूप्रस आयोडाइड बन गया और आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, आयोडीन बन गया, राइट। तो Cu प्लस 2 से Cu2I2 ये क्या हो गया, रिडक्शन, जहां कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1 में कॉपर कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, और I माइनस से क्या बन गया, I2, ये ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। तो इस तरह से कॉपर प्लस 2 की रिएक्शन जब आयोडाइड से कराओगे तो वहां पे कॉपर प्लस 2 क्या करेगा, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद जो है वो Cu2I2 में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। However, many copper first compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में और कंपटीशन में दोनों में पूछा जाता है कि कॉपर फर्स्ट के कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल क्यों हैं और वो डिसप्रपोर्शनेशन क्यों शो करते हैं, जबकि हमें पता है कॉपर प्लस 1 में स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी वो एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट होता है और कॉपर 0 में कन्वर्ट होता है, यानी डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, 2 कॉपर प्लस गिव्स कॉपर प्लस 2 एंड कॉपर 0। कॉपर प्लस का कॉपर प्लस 2 में कन्वर्जन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जबकि कॉपर प्लस का कॉपर 0 में कन्वर्जन रिडक्शन रिएक्शन है जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसका रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कॉपर प्लस 1 एक्वस सॉल्यूशन में डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। तो देखिए ध्यान से, तो बात करें रीजन की, तो द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 एक्वस रेदर देन कॉपर प्लस एक्वस इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर प्लस 2 एज कंपेयर टू कॉपर प्लस। देखो सीधी सी बात है, कॉपर प्लस 2 एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल है कॉपर प्लस 1 एक्वस के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है कि कॉपर प्लस 2 एक्वस जो होता है उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव है, एक तरह से ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी कब, कॉपर प्लस 2 एक्वस के केस में, और ये कॉपर प्लस 1 एक्वस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। और जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा आ रही है कॉपर प्लस 2 एक्वस के लिए, मच मोर नेगेटिव आ रही है, वो क्या करेगी, विच कॉम्पनसेट फॉर द सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। कॉपर प्लस से कॉपर प्लस 2 बनाने के लिए जो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और वहाँ जो हाई आयोनेशन एंथैल्पी आएगी, हाई सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी आएगी, उसको कंपेंसेट कर देगा, उसको ओवरकम कर देगा, जिस वजह से कॉपर प्लस 2 एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो फिर से देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 एक्वस रेदर देन कॉपर प्लस 1 एक्वस इज ड्यू टू विच फैक्टर, मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। किसकी, कॉपर प्लस 2 एक्वस की, किसके कंपैरिजन में, कॉपर प्लस 1 एक्वस के कंपैरिजन में, जिससे क्या हुआ, विच कंपेंसेट फॉर द सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी, किसकी, कॉपर की। तो कॉपर के लिए जो सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है उसको कंपेंसेट करके ओवरकम कौन कर लेता है, मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर प्लस 2 एक्वस। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा, इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि ट्रांजिशन मेटल के द्वारा जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो की जाती हैं ऑक्साइड्स में और हैलाइड्स में, उनमें जनरल ट्रेंड क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, वेरिएशन क्या है, और उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम उस पे बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पे जो भी 11th 12th नीट जेई की केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और स्टूडेंट्स, अगर कोई आप टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना जो रिक्वेस्ट है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उस पर बेस्ड भी हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के आपका वो क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।